नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आलोचना तो कभी सराहना का काम भी कर जाती है पुलिस। कुछ ऐसा ही प्रयास किया जिले की पुलिस ने और उसकी अगुवाई की SP सिटी शैलेंद्र लाल ने, जिनके प्रयास से 8 साल की उम्र में लापता बच्ची 49 साल बाद वृद्धावस्था में अपने परिवार से मिल सकी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत अभियान चलाकर अपहृत गुमशुदा लोगों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश के क्रम में मंगलवार को 1975 में जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र निवासिनी एक 8 वर्षीय बच्ची जो जनपद मुरादाबाद से गुम हुई थी, उसे 49 वर्ष बाद उनके परिजनों से मिलाया गया। प्राथमिक विद्यालय पजावा बिलासपुर, जनपद रामपुर की शिक्षक डॉक्टर पूजा रानी ने 19 दिसंबर को अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल से संपर्क करके सूचना दी थी कि एक महिला फूला देवी उम्र करीब 57 वर्ष 49 वर्ष पूर्व 1975 में 8 वर्ष की थी। वह अपनी मां श्यामा देई के साथ मुरादाबाद गई थी। वहीं पर बाजार में एक बूढ़ा व्यक्ति उसे लालच देकर अपने साथ लेकर चला गया। उसने पीड़िता को कुछ दिन अपने साथ रखा और उसके बाद लालता प्रसाद गंगवार निवासी ग्राम रायपुर, थाना भोंड, जनपद रामपुर के हाथों बेच दिया। लालता प्रसाद ने समय आने पर पीड़िता से शादी कर ली। उसके एक पुत्र सोमपाल 34 वर्ष है। पीड़िता अपना परिवार तलाश रही है और आजमगढ़ की बता रही है। इस सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने स्थान के बारे में जनपद के अलग अलग थानों से सूचना ली गई तथा टीम का गठन करके आसपास के जनपदों में तलाश कराया गया। गठित टीम रामपुर से महिला को जनपद लाई। पीड़िता ने बताया कि उसके मामा का नाम रामचंद्र है जो चुंटीदार में रहते हैं और उनके घर के आंगन में एक कुआं है। इस आधार पर चुंटीदार गांव व इससे मिलते जुलते नाम की आजमगढ़ व आसपास के जिलों में तलाश की गई। पता चला कि यह गांव मऊ जिले के दोहरी घाट थाने में है। पुलिस पीड़िता के मामा के घर पर पहुंची, जहां पता चला कि फूला के 3 में से एक मामा रामहित जिंदा है। उन्होंने पीड़िता की गुमशुदगी की पुष्टि करते हुए बताया कि फूला का एक भाई भी है। उसका नाम लालधर पुत्र स्वर्गीय विक्रम है और आजमगढ़ के थाना रौनापार क्षेत्र के ग्राम वेदपुर में रहता है। पीड़िता के भाई ने भी गुमशुदा होने की बात को स्वीकारा। इसके बाद फूला को उसके परिवार वालों से मिलाया गया। इससे पीड़िता व उसके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आप सभी को जानकारी है कि जो पुलिस का काम ये भी है कि कोई व्यक्ति यदि किसी वजह से अपने घर से चला जाता है या फिर उसको कोई ले जाता है, तो हम लोग लगातार ये भी देखते रहते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति है वो अपने परिवार से मिल सके। और आप सभी को जानकारी है कि एक ऑपरेशन मुस्कान के नाम से एक कार्यक्रम जो पुलिस के द्वारा चलाया जाता है, उसी में हमारे जो SP सिटी साहब हैं, इनको एक सूचना मिली थी कि एक लड़की करीब उस समय उसकी उम्र करीब 8 वर्ष के आसपास थी और 1975 में वो मुरादाबाद के एक मेले से गायब हो गई थी और उसके बाद में परिजनों को नहीं मिल पा रही थी। इसी में एक कोई महिला के यहाँ पे अभी ये जो इनकी उम्र है करीब अभी 49 वर्ष पूर्व ये गई थी और आज इनकी जो उम्र है करीब 57 साल के आसपास में, ये किसी घर में काम कर रही थी और वहाँ पे इन्होंने जिनके यहाँ काम कर रही थी उनको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे आजमगढ़ जनपद की रहने वाली हूँ। और उन महिला के द्वारा फिर हमारे SP सिटी साहब से संपर्क किया गया कि इस तरह से जो महिला है वो कभी वहाँ से बहुत दिनों पहले इसको कोई ले गया था और ये यहाँ पे काम कर रही है। तो
किसी तरीके से अगर इनके घर वालों को पता लग जाए तो आप इसमें प्रयास करिए। और एसपी सिटी साहब ने इसमें काफ़ी मेहनत किया और फिर उसके बाद में जाके इनके जो परिवार वाले हैं इनकी जानकारी मिली, जो कि यहाँ आजमगढ़ जनपद के रहने वाले हैं। और इनके जो 3 मामा हैं उनमें से जो एक मामा है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और बड़ी खुशी की बात है कि 49 साल बाद में ये अपने परिवार से वापस मिल रही हैं। और ये सब सोशल मीडिया का और जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक तरीके से सकारात्मक वो है कि इतने दिनों से अपने परिवार से एक महिला जो एक बच्ची के रूप में ये बिछड़ी थी, आज वो वापस अपने परिवार से मिल रही है। और उसको भी खुशी है और उसके परिवार को भी खुशी है। और इसमें हमारे एसपी सिटी साहब हैं, इन्होंने इसमें एक तरीके से एक्टिवली इसको काम किया और सराहनीय कार्य किया कि उनके परिवार से इनको 49 साल बाद में दोबारा से मिलाने का एक बहुत ही एक अच्छा पुण्य काम किया है। क्योंकि 8 साल की बच्ची थी और बहुत पुरानी बात थी, जो अभी 57 साल की जो बैठी हैं हमारे साथ में महिला, तो इनको कुछ याद नहीं था। इनको बस यही याद था कि इनके घर के पास में एक कुआं था और वहाँ की ये रहने वाली है, तो नाम ये जानती थी। तो उसी चीज़ों से इनको वेरीफाई किया गया। और मतलब आज के टाइम में चूँकि ये सोशल मीडिया का टाइम है, तुरंत जानकारी मिली और जैसे ही जानकारी मिली तो इनको फिर बुलाया गया और परिवार को इनसे मिलवाया गया। आपका फूलवती कहाँ की रहने वाली? अब इस टाइम रामपुर, जिला रामपुर है, गांव का नाम रायपुर है। क्या हुआ था आपके साथ? कब बिछड़ी थी, कैसे बिछड़ी? अरे बिछड़ी तो भैया बहुत साल हो गए, कब? मुझे तो याद नहीं रहा। कब साल की थी उम्र आपकी? ऐसी थी 8 साल की। 8 साल। मेले में बिछड़ी थी? हाँ। कहाँ गई थी मेला देखने? ये पता नहीं है मेला कहाँ का था। मुरादाबाद में। अच्छा, फिर बताया जा रहा है कोई बाबा आपको लेकर के गए थे? हाँ हाँ। क्या कह के ले गए? जानकारी थी क्या आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी भैया। क्या कह के बाबा ले गए थे? यही चीज दे के ले गए थे मुझे। हाँ। फिर क्या किए? फिर उसने कहीं बेच दिया मुझे ले जाके। फिर बेच दिया। अब वहाँ से मैं यहाँ को चूटी डांड की नाम याद रह गया था मेरे। चूड़ीदार। हाँ, चूटी डांड। और एक छोटे मामा का नाम याद रह गया था मेरे को। तो उस जानकारी से हमारी मैम स्कूल में आती थी, उन्होंने मुझसे पता करा कहाँ रहती हैं आप, आपका मेका कहाँ का, तब उनको बताया था मैंने। उन्होंने इन सर से बात किया, तब ये कोई काम वाम भी कराया जाता था क्या? हाँ हाँ, ये स्कूल में काम करते थे। हाँ, स्कूल में काम करते। तो फिर वो ले जाके बाबा किसको बेचे? वो रायपुर में बेचा था मेरे को, लालता प्रसाद। अच्छा। उसने खरीदा था, अब तो वो एक्सपायर हो गए। कितने में खरीदे थे? अब ये पता नहीं भैया कितने में खरीदे तो थे। फिर वही आपसे शादी भी कर ली? हाँ, उसी ने शादी की थी। अच्छा, लालता प्रसादी। हाँ हाँ। तब से जीवन कैसे कटा अब तक? तो अब ऐसे ही कटा था जीवन, मजदूरी करते थे, खाते थे। कितने बच्चे हैं आपके? बस एक ही लड़का है मेरा। कितनी उम्र है? इसकी 34 साल। हाँ, अच्छा, 34 तो साल। लालता जी कहाँ है? वो तो खत्म हो गए ना। अच्छा। ये बेटे को 5 साल का छोड़ा था उसने। अच्छा, शादी के 5 साल बाद। हाँ हाँ, लड़का मेरा 5 साल का था। हाँ। अच्छा, आजमगढ़ पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? इतने साल बाद आप मिली हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। बहुत अच्छा किया मेरे साथ में। अब कहाँ रहने वाली हैं? अब हाँ, अब तो आप कहाँ रहेंगे? आप यहाँ? अब यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, दोनों जगह रहेंगे। अच्छा, दोनों जगह मिला के। और दोनों जगह जब आप रहेंगे। गायब हुई थी तो क्या क्या आपको याद था घर का? बस इतने याद था, चूटी डांड का नाम याद था, और घर के पास में मेरे कुआं था एक, और 3 मामा का नाम याद था बस। और, हाँ, और 2 मामा का वो भी नाम भूल गई थी, एक मामा का नाम याद रह गया था। क्या नाम था मामा का? रामचंद्र। हाँ। उसी आधार पे आपको पुलिस ने हाँ मिला। हाँ। कितने साल बाद आपकी बहन मिली? 49 साल के बाद। सहसपुर कहाँ है, किस जिले में? अमरोहे के 10 पास में, साल। मुरादाबाद जिले में। किस सन में गायब हुई थी? 1975 में। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 10 साल। अच्छा, उनकी? यहाँ 7 8 से 8 वोट के बीच में रहे। एक बाबा जैसा जो मुरादाबाद। क्या करने गई थी? वहाँ पर कमाने खाने के लिए माँ लेके गई थी, और एक बच्ची थी, इनको किसी ने जो है लेके गया बाजार में और वहीं से गायब कर दिया। भगवान जाने बेच दिया या क्या किया, इसके बारे में हम अमरोहा क्या कर रही थी? क्योंकि हम नाजुक थे, बच्चे थे। अब पता चला, पुलिस के द्वारा पता लगा, वहाँ एक मैडम जी रहती है, पढ़ाती हैं, उनके जरिए जो है सब मिला है। रायपुर। और फिर पुलिस को सूचना मिली, इसके बाद जो है छानबीन हुई तो हमें जो है सूचना मिली। आजमगढ़ पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
और क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि और कुछ दे दें, यही आशीर्वाद है जी। यहाँ लगभग जब कितना गायब साल? हुई थी हम्म। फुलाजी, रामपुर? आप लोगों ने पुलिस वगैरह को रामपुर में तो मेरे नहीं 34 साल का तो मेरा पुलिस बेटा हो खुद गया। छानबीन कर रही थी। हाँ नहीं, जब 1975 में नहीं कोई छानबीन नहीं हुई थी उस टाइम, तो किसी ने सूचना नहीं दिया, ना कोई करने वाला मैं था। स्कूल में पढ़ाने आता। पिताजी आपके नहीं थे? पिताजी 1972 में मर चुके थे। हाँ लखनऊ जी। में उनका बेटा माता जी थी। हाँ पढ़ाती हैं वहाँ पर, हमारे यहाँ पर लगा था कि जीवित हैं कि नहीं है? प्रिंसिपल में। नहीं, कुछ दिन के बाद ऐसा पता लगा कि जैसे मर चुकी हैं वो। करा लेंगे। हाँ हम पता करा लेंगे कि हमारा ऐसे अफवाह उड़ गया था, क्या कहा जा सकता, कौन कहा, क्योंकि हम पता करके बताएंगे। जी ये बताया। कुआं है। हाँ जी। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के बनकटा बाजार के रहने वाले युवक कन्हैया यादव 42 पुत्र फौजदार यादव की मास्को में 6 माह पूर्व मौत हो गई थी। कन्हैया यादव की डेड बॉडी 23 दिसंबर की शाम वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां से देर रात शव लेने प्रशासन की एम्बुलेंस लेकर आई। पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान बनकटा बाजार भेजा गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के रहने वाले कन्हैया यादव 16 जनवरी 2024 को कुक वीजा पर रूस की राजधानी मास्को पहुंचे थे। चर्चा है कि इसी दौरान रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में ट्रेनिंग देकर कन्हैया को लड़ाई के मैदान में भेज दिया गया। इस लड़ाई में 9 मई को वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गंभीर अवस्था में इलाज के लिए मास्को के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 17 जून 2024 को कन्हैया यादव की मौत हो गई थी। इस मौत की जानकारी ना तो भारत सरकार को मिली और ना ही परिजनों को मिली। इस बारे में परिजनों ने बताया कि 6 दिसंबर को मास्को की एम्बेसी से फोन आया, जिसमें बताया गया कि कन्हैया यादव की मौत हो चुकी है। ऐसे में 17 जून 2024 को मृत कन्हैया यादव की डेड बॉडी 23 दिसंबर 2024 को देर रात्रि आजमगढ़ पहुंची। हालांकि जिला प्रशासन ने मौत कैसे हुई है इसकी जानकारी से इनकार किया है। इस संबंध में एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली से सूचना मिली थी कि कन्हैया यादव नाम के एक व्यक्ति जो जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं और रूस गए हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका शव लाया जा रहा था। उनके शव को लाने के लिए परिवार को सूचित करना था। बताया कि शव आने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसमें स्थानीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली उत्तर प्रदेश के यहाँ से हमें सूचना मिली थी, जिला प्रशासन को सूचना दी गई थी कि कन्हैया यादव नाम के एक व्यक्ति जो जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं और रूस गए हुए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका शव विधिक प्रक्रिया के तहत लाया जा रहा था। तो उस संबंध में उनके शव को लाने के लिए उनके परिवारीजनों को सूचित करते हुए शव को यहाँ लाया गया। हाँ, जो स्थानीय प्रशासन से सूचना प्राप्त हुई है तहसील से, उसके अनुसार उनका संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई बयानबाजी को लेकर आजमगढ़ जिले में बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में हजारों की संख्या में पहुंचकर जबरदस्त विरोध किया। इस अवसर पर बसपा के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरे प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध की गई इस बयानबाजी के विरोध में प्रदर्शन करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में आजमगढ़ में भी धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कर विरोध जताया गया। प्रदर्शन कर रहे हैं बसपाइयों का कहना था कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा।
बसपा के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से आज सरकार लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, यह हम लोग नहीं सहन करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम ने कहा कि 17 दिसंबर को संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध टिप्पणी की थी। इसके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने बयान के लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो बहुजन समाज पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। 17 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये बोला कि आप लोग बार बार डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हो, अगर आप राम राम किए होते तो आप की 7 पीढ़ी स्वर्ग में चली गई होती। साथियों, कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग धरती पर है कि स्वर्ग आकाश में है? वो जिसको स्वर्ग मानते हैं, हम उन्हीं से कहना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने दल के साथ स्वर्ग में चले जाइए। हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आप अपनी 7 पीढ़ियों को लेकर के वहां चले जाइए, हमको इस धरती पर रहने दीजिए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के अनुरूप हमको चलने दीजिए। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की मांग है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान को, जिसको दुनिया उनको विद्वान मानती है, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई संसद में और संसदीय भाषा का प्रयोग करे तो उसके हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के को कम से कम, अगर वो गलती से यह बात कह दिया है, उन्होंने कहा कि ये प्रेस वालों ने तोड़ मरोड़ करके इस बात को रखा है, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि वह आकर के लोगों के बीच में माफी मांगे, अपनी कही हुई बात को वापस लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग उनके त्याग पत्र को लेकर के पूरे देश में, अभी तो ये हम अनशन के रूप में शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ कर रहे हैं, जब हम पूरे देश के पैमाने पर जब दूसरा हम लोग अनशन शुरू करेंगे, क्रमिक अनशन, भूख हड़ताल और चक्का जाम जब हम लोग करेंगे तो सचमुच में इनकी कुर्सी डगमगा जाएगी। इसलिए हम उनको यही सलाह देंगे कि वह जल्दी से जल्दी वो माफी मांग ले और अपनी बात को वापस ले लें। आजमगढ़ में मंडलीय जिला चिकित्सालय की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को दिन में महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वह वार्डों में जाकर चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी व सुविधाओं की जानकारी ली और मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में उनसे व परिजनों से जानकारी लेकर डॉक्टरों को निर्देश दिए। वार्डों में भर्ती मरीजों के लिए ठंड में क्या व्यवस्था की गई है, उसके बारे में पूछताछ की और स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा भोजन में क्या पक रहा है, इसको जानने के लिए वह सीधे मंडलीय जिला चिकित्सालय के किचन में जा पहुंची। यहां पर मरीज को मिलने वाले भोजन का उन्होंने जायजा लिया। एक एक व्यंजन की उन्होंने जांच की। इस दौरान दाल के नीचे से जले होने की बात कहते हुए वहां मौजूद प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बालचंद प्रसाद व किचन के प्रभारी से नाराजगी जताई। रोटी के भी ठीक न फूलने पर खाना बनाने वाले को झिड़का। जब इस पर टालमटोल किया गया तो और तेज फटकार लगाई कि वह भी खाना बनाना जानती है, इसलिए उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। भोजन की क्वालिटी में जल्द सुधार का निर्देश दिया। वहीं चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई का भी जायजा लेते हुए कहा कि इसमें भी जगह जगह कमी मिली है।
ये मरीज खाएगा, आदमी खाने के लिए, कुत्ता खाने के लिए है? पकी क्यों नहीं है रोटी? ये रोटी कच्ची क्यों है? ऐसी रोटी से करती है? छोटे चूल्हे बनता है, चूल्हा बदलवाओ यार। 100 लोग, कितने लोग खाना बनता है? लगभग वही लगभग 300 लोगों के खाना बनाने के लिए छोटा चूल्हा रखते हैं। बड़ा चूल्हा होगा, छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, 2 मैन बड़ा होगा। छोटा वाला जो है वही देखो, बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदगी है, ये सब साफ कराइए। सफाई का चार्ज किसके पास है यहाँ का? जसवंत सिंह, क्या हालत है? मैं तो जब से आई हूँ तब से ये नोटिस कर रही हूँ। कितना राउंड लगा लिया आपके साथ, ये बताइए अस्पताल का? मैंने एक बार नहीं देखा किसी को सफाई करते। तो इतनी गंदगी कैसे रह जाती है? पूरा गंदा आप देखो ना, ये सब पड़ा हुआ है सब। वो तो मान लीजिए, अच्छा ठीक है, उधर कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे बर्तन धोने? तो फिर किसी से कहिए कि सफाई करें। कौन सा मिशन चल रहा है? स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुना है आपने? हैं? उसके तहत क्या किया जाता है? ना, आई डोंट अग्री विद योर स्टेटमेंट। मरीज का काम है, वो तो आएगा, अपना हाथ भी धोएगा, बर्तन भी धोएगा। ये आपका काम है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें। और सुबह से एक बार भी सफाई नहीं हुई है, कम से कम 5वां राउंड मेरा इधर से लग गया। और मैंने सुबह से ही मैं देख रही हूँ कि ये गंदा ऐसे ही पड़ा हुआ है और हर आदमी यहाँ पानी पीने आ रहा है। यहाँ तो पानी पीना तो प्राय भाई आएगा ही आदमी पानी पीने। हाँ, तो ये इसका ध्यान रखिए कि पूरे परिसर में सफाई हमेशा अच्छे से साफ सुथरा बढ़िया होना चाहिए, इसमें कोई कोताही। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चलेगी और इसमें सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह फिर यहां आकर सुधार का निरीक्षण करेंगी। सारी चीजें अच्छी थी, मरीज सेटिस्फाइड है यहाँ पे ट्रीटमेंट से, डॉक्टर से, जो व्यवस्थाएं यहाँ पे मिल रही हैं। थोड़ा साफ सफाई को लेकर के चीजें मुझे अच्छी नहीं मिली, जिसके लिए मैंने आश्वासन दिया है। तो जो भी चीजें यहाँ पे अभी अव्यवस्थित मिली है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है जब मैं नेक्स्ट निरीक्षण में आऊंगी तब तक सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। मैंने ठीक तरीके से लोगों को गाइड कर दिया है। किचन का भी निरीक्षण किया, वहाँ की रोटियां और खाना भी सही नहीं था, उस पे क्या? तो बस आज तो कर लिया और आज समझा दिया है, अगली बार गड़बड़ निकलेगा तो आप लोगों के सामने होगा। देखते जरा कैसे गड़बड़ी निकलती है। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठियाम निवासी अरविंद कुमार पुत्र हीरा यादव ने मंगलवार के दिन पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। धोखाधड़ी का शिकार अरविंद कुमार बिहार में रहते हैं। पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अपनी 2 बेटियों की परवरिश वह ऑटो चलवाकर करते हैं। एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में उन्होंने बताया कि उनकी भूमि गाटा संख्या 168 रकबा 41 कड़ी वह गाटा संख्या 145 रकबा 569 हेक्टेयर सठियाम में स्थित है। पूर्व में अपनी जमीन का रजिस्ट्री बैनामा लेखक सोनू कुमार पुत्र इंद्रासन निवासी खेमोपर के कहने पर 15 अक्टूबर 2024 को मधु वर्मा पत्नी भुवाल वर्मा निवासी पूरा खिजर मुबारकपुर के पक्ष में किया था। 2 माह बाद बैनामा लेखक सोनू ने प्रार्थी से कहा कि आपकी जमीन नहीं मिल रही है, बैनामा निरस्त करके पैसा वापस कर दीजिए। प्रार्थी सोनू कुमार लेखक के कहने पर रजिस्ट्री कार्यालय गया। वहां पर मधु वर्मा पत्नी भुवाल वर्मा निवासी पूरा खिजर मुबारकपुर के साथ 5-6 लोग और मौजूद थे। उक्त लोगों ने प्रार्थी को रजिस्ट्रार कार्यालय बुलाकर दिनांक 13 दिसंबर 2024 को प्रार्थी के साथ साजिश करके पूर्व बैनामा दिनांक 15 अक्टूबर 2024 का निरस्तीकरण कराने हेतु प्रार्थी को पेश करके प्रार्थी की नाजानकारी में प्रार्थी की जमीन गाटा संख्या 143 व गाटा संख्या 168 का 2 किता रजिस्ट्री बैनामा करा लिया। प्रार्थी कम पढ़ा लिखा है, अपनी 2 बेटियों के साथ समस्तीपुर बिहार में रहता है।
प्रार्थी के साथ बेनामा लेखक सोनू कुमार व उसकी गोल के लोगों द्वारा धोखा देकर बिना एक पैसा दिए प्रार्थी की जमीन हड़पने की नियत से जमीन रजिस्ट्री कराई गई है। प्रार्थी बहुत परेशान है। पीड़ित ने जमीन का बैनामा जो दिनांक 13 दिसंबर 2024 को बिना प्रतिफल व बिना बयान नाजानकारी में धोखाधड़ी के माध्यम से कराया गया है। प्रकरण की जांच कराकर उपरोक्त सोनू कुमार बैनामा लेखक व उसकी गोल के उपरोक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने बताया कि जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। सटियाओं के रहने वाले हैं। कौन सा थाना क्षेत्र है? मुबारकपुर। क्या मामला है, आप एसपी कार्यालय आए? एक जमीन हम 15 अक्टूबर को रजिस्ट्री करने आए थे। कितनी जमीन थी? 41 कड़ी। और सोनू कुमार ने हमें बुला करके रजिस्ट्री करवाया। ये कौन है? ये लेखक है सोनू कुमार, रजिस्ट्रार ऑफिस में रहते हैं। जी। किसको आप लिख रहे थे जमीन? ये हम लिख रहे थे मधु वर्मा को। क्या हुआ? उसके बाद जो है हमारे पास सोनू आए और कहे कि आपका ज़मीन नहीं मिल रहा है, हमें पैसा वापस कर दिए, रजिस्ट्री कैंसिल कर दीजिए। मैंने आया पैसा वापस करने के लिए और रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए, लेकिन जो है सोनू हमारे साथ जो धोखाबाजी किया और हमारे घर का ज़मीन और ज़मीन 2 नंबर का एक्स्ट्रा वो लिखवा लिया हमसे। और हमें पता नहीं चला, हमें बताया कि आपका हम पहले वाला कैंसिल करवाने के लिए बुलाए हैं। और हमें बाद में पता चला कि हमारा घर का भी ज़मीन ये लिखवा लिया और बगल वाला भी ज़मीन लिखवा लिया। धोखाबाजी किया हमारे साथ। कुल कितनी जमीन लिखवाया और कितनी कीमत की है ये लगभग 1 करोड़ की ज़मीन है। और कितनी जमीन लिखवाए हैं? हम 41 कड़ी लिखवाए हैं। मकान 22 कड़ी लिखवाए हैं और एक 6.5 बिस्सा लिखवा दिए। मकान कहाँ था, जमीन कहाँ थी? मकान मुबारकपुर वाला रोड पे है, मोड़ पे, सटियाओं मोड़ पे, मेन रोड पे। जमीन कहाँ है? जमीन है तौलिया फैक्ट्री के पीछे 6.5 बिस्सा है। और एक स्टेशन रोड, सटियाओं स्टेशन रोड पे है। ये सब जमीन लिखवा लिया? जी, धोखाबाजी करके लिखवा लिया, हमें पता नहीं चला और हमें बुलाया गया कैंसिल करवाने के नाम पे। पहले वाला जो हमने रजिस्ट्री किया था और ये 2 जमीन हमसे लिखवा लिया गया और हमें पता भी नहीं चला। आज आप आए हैं एसपी कार्यालय, क्या चाहते हैं? हम एसपी साहब को एप्लीकेशन अपना देना चाह रहे हैं और इस पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं। कहाँ ज्ञापन दिया अभी तक हम DIG साहब को दिए हैं और SDM साहब को दिए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में जो हम चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो, हमको इंसाफ मिले। धोखाधड़ी हमारे साथ हुई है और हमारी पत्नी भी नहीं, हम सिर्फ 2 बच्ची को लेकर बिहार में रहता हूँ और उसका परवरिश करता हूँ, पढ़ाता लिखाता हूँ, उसका देखभाल करता हूँ। क्या करते हैं आप? हम गरीब आदमी, 2-3 टोटो हमारे पास है, वो चलवाते हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जन सुनवाई के अंतर्गत कुल 24 प्रकरण प्राप्त हुए। उनके द्वारा 12 प्रकरण का त्वरित निस्तारण किया गया। शेष प्रकरण को संबंधित थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई में उपस्थित समस्त महिलाओं एवं पुरुषों को महिला कल्याण विभाग योजनांतर्गत मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सामान्य स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानकारी दी गई तथा 2 लाभार्थी को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 4 लाभार्थी को स्पॉन्सरशिप योजना तथा 2 लाभार्थी को निराश्रित महिला पेंशन योजना से जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। भ्रमण कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सदर, महिला थानाध्यक्ष, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित रहे। ने सुनी है, कुछ जमीन से संबंधित मामले थे, कुछ मामले ऐसे थे जो दहेज उत्पीड़न के थे, घरेलू हिंसा के थे। तो तमाम इस तरीके के मामले आए जिस पे हम लोगों ने सुनवाइयाँ करी और हमारा ये प्रयास है कि हम त्वरित उस पर निस्तारण भी करें। इसलिए संबंधित विभाग को हम जो भी उनकी परेशानियां हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और तुरंत उसका निस्तारण करके यहाँ पे लोगों को उसका लाभ पहुँचा रहे हैं। तो कितना समय दिया गया है, कितनी समस्याएं अभी तक आपने सुनी है?
अभी तक हमारे पास टोटल 12 केसेस अभी हम लोगों ने सुने हैं, जिसमें से 12 में से करीब 12 के 12 निस्तारित हमने किए हैं यहीं पे तुरंत का तुरंत। जी, तो कारण क्या रहा, जैसे जो समस्याएं वहाँ संबंधित विभाग से सॉल्व नहीं हो पाई, आप तक पहुँची हैं, कहीं कोई प्रशासनिक उदासीनता रही होगी इसमें? देखिए, महिला आयोग तो बनाया इसीलिए गया है कि अगर कहीं पे महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, उनको लग रहा है कि उनकी जो परेशानियां हैं उनका निस्तारण बहुत धीरे हो रहा है, तो वो महिला आयोग को संपर्क कर सकते हैं। हम इसीलिए बैठे हुए हैं और सारे विभाग के अधिकारी भी मेरे साथ इसीलिए उपस्थित हैं। जैसे कि एक परेशानी अभी हमारे सामने पिछले प्रकरण में भी आई थी, जिसका अभी तुरंत निस्तारण हम लोगों ने कर दिया है कि एक पिता अपनी बेटी को अपनी बेटी कहने के लिए राज़ी नहीं है, तो उसने गलत रिपोर्ट उसकी बनाई कि कहीं उसको अपनी बेटी की शादी ब्याह ना करना पड़े, उसको हिस्से में ना हिस्सेदार बनाना पड़े। तो उसका भी हम लोगों ने, जो डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट बनाई थी उसके खिलाफ भी एक्शन लिया है और उनको न्याय दिलाने का कार्य किया है। तो राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, जिसमें हम ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य करते हैं। शासन प्रशासन सब मिल करके जनता के हित के लिए कार्य कर रहा है और हमारा ये प्रयास है कि हम त्वरित कार्यवाही करके लोगों को राहत दिलाएं, जिससे कि एक न्यायिक व्यवस्था बनी रहे और लोगों का विश्वास बना रहे। मैडम, अस्पताल में भी आपने निरीक्षण किया है, किस तरीके से उसको? अस्पताल, अभी जिला अस्पताल का मैंने निरीक्षण किया, काफ़ी चीज़ें मुझे वहाँ पे अच्छी मिली। जो पेशेंट्स थे वो सैटिस्फाइड है ट्रीटमेंट से, लेकिन किचन का मैंने जो अभी निरीक्षण किया उसमें मैंने ये पाया कि उसमें थोड़ी अव्यवस्थाएं थीं, जिसके लिए मैंने आज उन लोगों को निर्देशित भी कर दिया है। और मुझे लगता है कि मैं जब नेक्स्ट टाइम विज़िट करूँगी तो वो सारी चीज़ें साफ़ सफाई हो, चाहे किचन की जो भी कमियां रहीं कि रोटियां कच्ची थीं और खाना ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ों पे हमने बात करी है और उस पर भी कार्यवाही करी है ताकि वो ठीक किया जा सके। मैम, जैसे आपके पास 12 शिकायतें ऐसे रहेगा जो बहुत पीड़ित शोषित हैं, लेकिन आवाज़ आप तक यहाँ तक नहीं आ पाती है। आप सब उसी का तो माध्यम है। जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, महिलाओं के लिए क्या कहेंगी, जैसे वो निकल के आवे और समस्याएं अपनी बताएं, उसका निस्तारण हो? ऑब्वियसली देखिए, जब तक हमारे पास वो निकल करके आएंगी नहीं, अपने परेशानियों को आगे प्रेषित नहीं करेंगी, तो हमें सपना तो आ नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है, हम लोग पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि इसीलिए समाचार पत्रों में भी हर जगह ये जारी हो जाता है कि ये सुनवाई होने वाली है। उन सुनवाई में लोग आते भी हैं और महिलाएं आजकल जागरूक भी बहुत हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को लेकर के, लेकिन अगर कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको पता नहीं चल पा रहा है, तो ये इसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन तक फ़ोन करें। जो राज्य महिला आयोग को शिकायतें आती हैं, उन शिकायती नंबरों पे भी हम लोग फ़ोन करते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि इस डेट को सुनवाई होनी है और आप हमारे पास आइए। जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनकी हेल्प आउट भी अपने करते हैं। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंडल के जनपदों में 1 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जो परियोजनाएं विलंबित है तथा उसके लिए धनराशि भी आवंटित नहीं की जा रहा है, तो उच्च स्तर पर तत्काल संपर्क कर ऐसी परियोजनाओं को पोर्टल से हटाने की कार्यवाही की जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित उक्त मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिया कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उसे तत्काल हैंडओवर किया जाए, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई निर्माण कार्य ऐसे हैं जो पूर्ण हो चुके हैं, परंतु पोर्टल पर डाटा फीडिंग में अपेक्षित ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ऐसी परियोजनाएं विलंबित प्रदर्शित हो रही, जिससे मंडल एवं जनपद की रैंकिंग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के मंडलीय एवं जनपदीय अधिकारी डाटा फीडिंग को स्वयं चेक करें। मंडलायुक्त ने कार्यदायी संस्था उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के स्तर पर जनपद बलिया के बभनपुरा एवं चितबड़ा गाँव में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार तथा वन देवी में
गेस्ट हाउस का निर्माण की प्रगति धीमी मिलने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा निर्देशित किया कि यदि ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा जनपद आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील में आवासीय भवन निर्माण की प्रगति अत्यंत धीमी मिलने पर उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य चल रहा है अथवा नहीं, कार्य की गुणवत्ता आदि की जांच अपर जिलाधिकारी आजमगढ़ से कराई जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने बैठक में परियोजना प्रबंधक C&DS के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं में आगमन पुनरीक्षित है या धनराशि विलंब से मिल रही है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो ऐसी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु समय सीमा को बढ़ाने की कार्यवाही तत्काल की जाए। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी हेमंत कुमार व डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य प्रशासकीय विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे। मंगलवार को GD ग्लोबल स्कूल में भव्य वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आरंगम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित खटाना ने विद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल, प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे तथा उप प्रधानाचार्य मधु पाठक के साथ संयुक्त रूप से विद्यालय की ध्वजा पताका को प्रसारित कर तथा मशाल जलाकर कर किया। विद्यालय के NCC कैडेट तथा विद्यालय के चारों सदन क्रमश मार्स हाउस, यूरेनस हाउस, नेपच्यून हाउस तथा वीनस हाउस के विद्यार्थियों ने अपने अपने हाउस का प्रतिनिधित्व करते हुए मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल, प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने विशिष्ट अतिथि चिराग जैन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ को स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि परीक्षित खटाना तथा कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने शांति, प्यार और सौहार्द का प्रतीक श्वेत कपोत उड़ाकर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। प्रधानमंत्री की संकल्पना गो ग्रीन की संकल्पना को प्रसारित करते हुए कार्यकारी निदेशक तथा प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह तथा पौधा देकर सम्मानित किया। विद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ चिराग जैन तथा जिला जज आजमगढ़ अजय कुमार सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट किया और पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया। कक्षा 2-3 के बच्चों ने अम्ब्रेला डांस प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्रीड़ा समारोह में उपस्थित अतिथियों का स्वागत सीनियर वर्ग की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत करके किया। नन्हे मुन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मनमोहक छटा बिखेरी। इस क्रीड़ा समारोह में जहां 200 मीटर रिले दौड़ में जूनियर वर्ग के छात्रों में नेपच्यून सदन और छात्राओं में यूरेनस सदन प्रथम स्थान अर्जित किया, वहीं सीनियर वर्ग में यूरेनस हाउस ने छात्र छात्राओं दोनों वर्गों में प्रथम स्थान अर्जित करके विजय का परचम लहराया। 200 मीटर दौड़ प्राइमरी वर्ग में भी यूरेनस हाउस अव्वल रहा। 800 मीटर की दौड़ में छात्रों में यूरेनस हाउस ने अपनी विजय कीर्ति पताका फहराई। जेवलिन थ्रो में सीनियर वर्ग में विनस हाउस के छात्र ने जीत की बाजी मारी। वार्षिक क्रीड़ा समारोह में चारों सदन में यूरेनस सदन का दबदबा बना रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हुए खेल को जीवन का अनिवार्य अंग बताया। विद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल से हमें ऊर्जा मिलती है। क्रीड़ा के क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बल्कि आवश्यकता है युवाओं को सही मार्गदर्शन की। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 22,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 रमेश चंद्र की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के बद्दोपुर निवासी योगेश कुमार 10 अप्रैल 2015 की शाम अपने भतीजे रोहित को बताया कि वह रोडवेज पर अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है। दूसरे दिन सुबह 11 अप्रैल को रोडवेज बाईपास स्थित ज्योति निकेतन स्कूल के पीछे योगेश की सिर कटी लाश मिली। मृतक योगेश के भाई ने नन्हेनलाल ने पास खड़ी मोटरसाइकिल से योगेश की पहचान की। नन्हेनलाल ने पुलिस को बताया कि मृतक योगेश का गांव की ही अखिलेश कुमार की बहन के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके कारण अखिलेश ने की हत्या की है। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर पता लगाया कि मृतक योगेश की अंतिम बातचीत अखिलेश की प्रेमिका दुलारी निवासिनी प्रेक्षागृह के पीछे हरिजन बस्ती सिधारी के साथ हुई थी। इसी कॉल डिटेल के आधार पर विवेचना अधिकारी सारंगधर द्विवेदी ने दुलारी के मकान पर दबिश देकर 12 अप्रैल को दुलारी देवी तथा अखिलेश को गिरफ्तार किया। इन दोनों को निशानदेही पर ज्योति निकेतन के पीछे तमसा नदी से मृतक योगेश का सिर भी बरामद किया गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अखिलेश कुमार तथा दुलारी भारती को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 22,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।